वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल्स। आज हम CIB के सेकंड पेपर BFM का जो फर्स्ट यूनिट कर रहे थे उसका पार्ट 3 करेंगे। बस अब 5 मिनट्स का बचा है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे इस यूनिट का। तो देख लेते हैं, नॉर्मल सा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार पता होना चाहिए कि RBI की गाइडलाइंस क्या है इस रिगार्डिंग। ठीक है, देखिए ऑथराइज कैटेगरी 1 के अंडर में क्या होता है कि जो बैंक्स हैं वो अलाउड होते हैं किस चीज़ के लिए, रुपी अकाउंट ओपन और क्लोज करने के लिए। किसके लिए? वो जो उनकी ओवरसीज ब्रांचेस होती हैं उनके नेम पे। ठीक है ना। अब ये क्या होता है ना, ये जो रुपी अकाउंट होते हैं जिसके हम किस लिए यूज़ करते हैं कि जो प्राइवेट रेमिटेंसेज आती हैं फॉरेन की, या फिर आपको जो कुछ एक्सचेंज करना होता है, इन हाउस एक्सचेंज होते हैं, या फिर किसी पार्टी ने कुछ भेजा तो उसके थ्रू कुछ करना है, तो वो सब करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, अप्रूवल चाहिए होता है RBI का पहले से ही। ठीक है, बाकी आपके कस्टमर्स के भी ओपन होते हैं, वो अकाउंट्स भी रहते हैं, उन सब की भी आपको परमिशन जो होती है ना वो सब रहती है। ठीक है, अब इसी के अंदर जो सेकंड होता है उसमें क्या होता है, जो फॉरेन करेंसी के अकाउंट्स होते हैं ना उनको भी आप ओपन करते हैं किसके, अब्रॉड टू रूट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। ठीक है ना। मतलब कहाँ करते हैं, अब्रॉड में। किस लिए? ताकि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन हो सके। अब बैंक क्या करते हैं, इनके जो बैलेंसेस होते हैं वो इन अकाउंट में मेंटेन करते हैं, जैसा कि उनके बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड होता है। ठीक है ना। नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट वगैरह ये सब यही तो होते हैं ना। उनका काम क्या है कि अगर कोई पैसा आ रहा है फॉरेन करेंसी में तो आपने वोस्ट्रो अकाउंट में रख दिया। मतलब आप सॉरी, जब आप जैसे कि नोस्ट्रो क्या होता है, उनका अकाउंट हमारे साथ होता है, उन्होंने कोई फॉरेन करेंसी में डेटा भेजा, आपने उसमें इधर रख के उसको कन्वर्ट करके भेज दिया। आपको अपना कुछ पैसा बाहर भेजना है तो वहां पे आप वॉस्ट्रो अकाउंट खोल के रखते हो, उसमें आपने वो पैसा ट्रांजैक्ट कर दिया। तो इस टाइप से होता है ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, इसमें और एक दे रखे हैं कि जैसे ओवरसीज मार्केट में आपके कोई इंस्ट्रूमेंट आपने ले रखे हैं जो फॉरेन स्टेट ने करे हैं कि उनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम है, या जो भी गाइडलाइंस दे रखी होंगी पर टाइम, क्योंकि देखिए गाइडलाइंस चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। गवर्नमेंट कुछ ऐसा रूल निकाल दिया जिससे आपकी गाइडलाइंस की कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही तो वो चेंज कर देते हैं, राइट। तो उसी तरीके से है चीज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो भी गाइडलाइंस होते हैं उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट ओवरसीज मनी मार्केट में कर रखी है, मनी मार्केट का कोई इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, तो वो क्या होगा ना कि उनको भी आप इनमें बैंक्स में जो होते हैं ना वो ले सकते हैं। ठीक है ना, अपने अकाउंट्स में ले सकते हैं आप उनका, जैसे आप रख सकते हो उसके किसी की बदले, जैसे लोन लेना है कुछ लेना है तो उसके थ्रू रख सकते हो। मतलब बहुत सी चीजें होती हैं, या तो एक दो पॉइंट्स लिखे हैं तो बहुत सी चीजें होती है बैंक में। ठीक है, अब सरप्लस हुआ तो जो नॉस्ट्रो का सरप्लस है वो लोन्स देने के लिए यूज किया जा सकता है फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू। जैसे आपको लोन देना है किसी NRI कस्टमर्स को या कुछ है, तो उनमें जो नॉस्ट्रो अकाउंट्स में जितना भी सरप्लस होता है ना आप उनको लोन के थ्रू दे सकते हो। रेजिडेंट्स को, इंडियन रेजिडेंट्स को दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब लोन और ओवरड्राफ्ट क्या होते हैं कि आपके जितने बोरोइंग बैंक्स होते हैं, क्या लिखा है, ऑल बोरोइंग ऑफ बैंक्स including ECB and temporary overdraft with nostro account not adjusted within 5 days shall not exceeds 50% of their unimpairment tier 1 capital of USD 10 million whichever is high। ठीक है ना। तो क्या हुआ ना कि आपका जैसे 5 डेज का रहता है जिसमें एग्जीट नहीं करना चाहिए, कितना, 50% से ज्यादा जो टियर 1 कैपिटल होती है ना। देखिए टियर 2 कैपिटल तो हमेशा टियर 1 कैपिटल के बराबर होती है। ठीक है, तो आपका जो एग्जीट नहीं करना चाहिए 50% से ज्यादा, या फिर USD 10 मिलियन से ज्यादा। तो जो भी हायर होगा ना, चाहे अगर आपका USD 10 मिलियन हायर है तो उससे ज्यादा नहीं जा सकता, बट अगर मान लीजिए आपका 50% वाला थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मान लीजिए 11 मिलियन हो रहा है, तो उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। तो जो भी हायर होगा उससे एग्जीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या चीज की बात हो रही है, लोन और ओवरड्राफ्ट या जो भी बोरिंग बैंक ने कर रखी है उसकी बात हो रही है नॉस्ट्रो अकाउंट में। ठीक है, अब क्या चीज है, देखिए टियर 2 कैपिटल जो होती है ना वो फॉरेन बैंक द्वारा इंडियन ब्रांचेस कैपिटल फंड के लिए रेज करने के लिए कहा जाता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए अलाउ होता है, देखिए, टू बुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एन एक्सपोजर। ठीक है ना, मतलब सीधी सी बात है कि अगर आप कोई कर रहे हो तो आपसे LCs लेते हैं, मतलब बैंक अपनी भी सिक्योरिटी रखता है, जिसके साथ आप सेल परचेज कर रहे हो वो भी अपना सिक्योरिटी रखता है। तो आप एक एक्सपोजर दे देते हो कि डिक्लेरेशन दे देते हो। डिक्लेरेशन क्या हो सकती है, बैंक गारंटी हो सकती है, LCs हो सकती है, कोई भी डिक्लेरेशन हो सकती है। इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो भी लेना चाहे, जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है या जो सामने वाली पार्टी चाहती है जिसके साथ वो डीलिंग कर रहा है, तो उस हिसाब से कर देते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे लिखा है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट
एक्सचेंज रिस्क को कम करने के लिए होता है ना, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया ताकि एक्सचेंज रिस्क जो है ना उस टाइम की बहुत ज़्यादा आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, आपको लॉस हो रहा है, लेकिन मान लीजिए बहुत ज़्यादा घट गई तो आपको फिर नुकसान भी तो हो रहा है। तो वो उस एक्सचेंज रिस्क को एडजस्ट करने के लिए जो हम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो वो सब चीज़ें मतलब इसके अंदर इसकी सबकी गाइडलाइंस दे रखी हैं, ठीक है। अब देखिए ये लिखा हुआ है एसएमई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऑन बुक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स टू हैज दियर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोजर्स। तो वही सब चीज़ें कि अगर आप मीडियम एंटरप्राइजेस के बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी है तो आपको ना मतलब एक आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आप ले रहे हो जिससे कि आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आपको ज़्यादा एक्सपोजर ना हो मार्केट रिस्क का, क्रेडिट रिस्क का, ऑपरेशनल रिस्क या एक्सचेंज रेट रिस्क, बहुत सारे रिस्क हैं तो उनमें आपका एडजस्टेबल हो जाए, तो उस टाइप से गाइडलाइंस करवा रखी हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ज़्यादा है नहीं इस यूनिट में तो इतना बस हम थोड़ा बहुत ये देख रहे हैं कि बाई चांस कुछ आ जाए। अब देखिए बैंक्स कैन एंटर इनटू फॉरेन करेंसी रुपी ऑप्शन विद देयर कस्टमर्स ऑन बैक टू बैक बेसिस, राइट। मतलब वही चीज़ है कि अगर आपका क्या है ना कस्टमर आपका फॉरेन करेंसी या रुपी ऑप्शंस जो है ना वो कस्टमर अपने हिसाब से उसमें स्विच कर सकता है। कैसे, मान लीजिए बना रहा है फॉरेन जा रहा है, ठीक है, वो चला गया, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। अब उसने सेविंग जनरल अकाउंट था इंडिया में, ठीक है, उसने क्या किया, वो फॉरेन चला गया, अनडिफाइंड पीरियड है, कोई पता नहीं कब तक आएगा, तो उसने अपना अकाउंट जो है ना एनआरओ में कन्वर्ट करवा लिया, राइट। अगर उसको जरूरत है उसने एनआरई अकाउंट भी खुलवा लिया, लेकिन अदरवाइज उसने उस अकाउंट को एनआरओ में कन्वर्ट करा लिया ताकि इंडियन के जितने रेमिटेंसेज हैं वो उसमें लेके अपने फॉरेन में मंगा सके। अब मान लीजिए उसको हुआ कि ठीक है 10 साल 5 साल बाद या कुछ भी टाइम बाद, मान लीजिए 1 ईयर के बाद ही उसको वापस इंडिया आना पड़े, तो वो इंडिया आएगा, अब उसको एनआरओ अकाउंट की तो कोई जरूरत है नहीं क्योंकि अब उसको सारा पैसा अपना इंडियन ही करना है, इंडियन ही कमाना है, तो वो क्या करेगा, उस अकाउंट को फिर से जनरल कन्वर्ट करवा सकता है। तो वही चीज़ है कि कस्टमर अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी चेंजेस जो भी उसको ज़रूरत होती है उस हिसाब से चेंजेस करवाता है अपने अकाउंट्स में, ठीक है ना। और आपका वही सब है, बाकी तो कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, हो गया है। चलिए बाकी तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, द डीलर्स आर ऑफिशियल हु आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन द बाइंग एंड सेलिंग, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। अब देखिए बैक ऑफिस क्या होता है, द सेक्शन विच हैंडल्स प्रोसेसिंग ऑफ डील्स रिकंसिलेशन एटसेट्रा इज कॉल्ड बैंक्स परमिटेड टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज और कॉल्ड बैक ऑफिस पर्सन, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना 3 टाइप के होते हैं, बैक ऑफिस, मिड ऑफिस और फ्रंट ऑफिस टाइप से करके। ऑथराइज डीलिंग भी 3 टाइप से होती हैं, ऑथराइज डीलर 1, ऑथराइज मतलब ऑथराइज बैंक फर्स्ट कैटेगरी में होता है, सेकंड कैटेगरी में होता है, थर्ड कैटेगरी में होता है, ठीक है ना। तो सेकंड कैटेगरी वाला फुल फ्लेजर होता है और थर्ड कैटेगरी वाला रिस्ट्रिक्टेड होता है। जो फर्स्ट ऑथराइज डीलर फर्स्ट कैटेगरी का होता है उसको सारी परमिशंस होती हैं, ठीक है। अब देखिए चलिए हम न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू कर लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 3 इतना ही था, पार्ट 4 में हम न्यूमेरिकल्स के जो बुक में दे रखे हैं उसी को मैं आपको बुक के थ्रू आपको अलग से करके दिखाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।